तो पिछली वीडियो में मैंने आपको आईटीआई सेकेंड ईयर का क्वेश्चन बताया था और इस वीडियो के माध्यम से आपको आईटीआई फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन बताने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जैसे कि ओम का नियम है, तो ओम का नियम हमें क्या बताता है? ओम का नियम हमें ये बताता है कि वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध के बीच संबंध है, लेकिन ट्रांसफार्मर से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। तो ये साथियों आपका जो होता है बिल्कुल सही होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती धारा अर्थात एसी पे कार्य करता है। किस पे कार्य करता है? एसी पे कार्य करता है। और प्राथमिक कुंडली में परिवर्तनशील धारा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो द्वितीय कुंडली में विद्युत क्या होता है? प्रेरित होता है। तो ये जो नियम है ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत को पूरा स्पष्ट करता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो सही होगा वो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम, बी ऑप्शन सही होगा। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डीसी मोटर के कार्य के लिए ये आपका लागू होता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। ट्रांसफार्मर से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन दिया गया लेंज का नियम। तो साथियों लेंज का जो नियम है ये जो होता है दिशा निर्धारित करता है, मतलब कि प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के प्रयोग में हम इसे लाते हैं। इसका भी कोई ट्रांसफार्मर से संबंध नहीं होता है, कोई सिद्धांत से इसका लेना देना नहीं है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है। जो ट्रांसफार्मर होता है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है वोल्टेज को ज्यादा करना, मतलब कि बढ़ाना, या वोल्टेज को घटाना, या आप कह सकते हैं वोल्टेज का घटाना बढ़ाना, जो कि यहाँ पर भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बी ऑप्शन वोल्टेज को घटाना या बढ़ाना। और यहाँ पर आपका ए ऑप्शन दिया गया कि डीसी को एसी में बदलना। तो ट्रांसफार्मर का ऐसा कोई भी काम नहीं होता है कि जो डीसी को एसी में बदले। डीसी को एसी में बदलने का काम किसका होता है? रेक्टिफायर का होता है, इन्वर्टर का होता है। तो जब भी डीसी को एसी में बदलने की बात की जाए तो ध्यान रखिएगा, एसी का यहाँ पे सॉरी डीसी को एसी में जो बदलने का काम होता है वो होता है रेक्टिफायर का, इन्वर्टर का काम होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का ये काम नहीं होता है। और यहाँ पे सी ऑप्शन देंगे कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? तो ये होता है मोटर का काम। किसका काम होता है? मोटर का। तो इस कारण यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देगा कि बिजली को संग्रहित करना है। बिजली को संग्रहित, संग्रहित का मतलब स्टोर करना है। और बिजली को संग्रहित कौन करता है? तो ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर बिजली को क्या करता है? ये आपका स्टोर नहीं करता है, केवल वोल्टेज को ये बदलता है। तो इससे भी कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में धारा प्रवाहित होने पर किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये भी क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, डीसी मोटर में जब धारा प्रवाहित की बात कर रहा है तो ये जो डीसी मोटर में धारा प्रवाहित होती है तो इससे क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा भी आपको ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। तो एक चीज आप यहाँ पे कंफर्म कह सकते हैं कि डीसी मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और जब यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा तो उस समय आपको देखने को मिलेगा कि जो शाफ्ट होता है साथी वो क्या करता है? घूर्णन करने लगता है, मतलब कि घूमने लगता है। तो ये आपका जो सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है कि विद्युत ऊर्जा में। तो साथियों ये विद्युत ऊर्जा में कैसे होगा? देखिए विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे किसका काम होता है? तो डीसी मोटर में इनपुट जो होता है वो विद्युत ऊर्जा होता है, लेकिन आउटपुट जो होता है यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और सी ऑप्शन देखिए उष्मीय ऊर्जा। तो डीसी मोटर में धारा प्रवाहित पर किस ऊर्जा को उत्पन्न करता है? तो उष्मीय ऊर्जा को तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि साथियों जो उष्मीय ऊर्जा का होता है इसमें यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है मात्रा होती है जो कि ऊष्मा होती है, और कुछ मात्रा उसमें उत्पन्न होती है, लेकिन ये इसका कोई रूपांतरण नहीं होता है उष्मीय ऊर्जा का। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये भी गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे चुंबकीय ऊर्जा।
तो चुंबकीय ऊर्जा किस में होती है, मोटर में होती है। तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय ऊर्जा साथियों मोटर में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, लेकिन इसका कोई भी रूपांतरण नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। बाकी साथियों जो ऊर्जा उत्पन्न होती है यहाँ पे डीसी मोटर में, वो आपका यांत्रिक ऊर्जा, ध्यान रखिएगा। डीसी मोटर में विद्युत ऊर्जा को क्या किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे नीचे सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए एक ही में यहाँ पे शो कर रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का कार्य करने का नियम कौन सा है। तो डीसी मोटर किसके यहाँ पे किस नियम पे काम करता है, ऐसे आप इसको पकड़ सकते हैं। तो ये जो काम करता है फ्लोमिंग के बाएं हाथ के नियम पे काम करता है। यहाँ पर आपको सी ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देखिए, फैराडे का नियम। तो फैराडे का जो नियम होता है साथियों, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए होता है। फैराडे का नियम किसके लिए होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए होता है। मोटर से इसका कोई भी संबंध नहीं होता है, इसलिए फैराडे का नियम इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा गलत हो जाता है। दूसरा यहाँ पे नियम कहा गया है फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, तो ये जो नियम है किसमें यहाँ पे लागू होता है, तो ये जनरेटर के केस में लागू होता है। जब भी जनरेटर की यहाँ पे बात किया जाता है कि जनरेटर किस नियम पे काम करता है, तो उस समय हम फ्लोमिंग के दाएं हाथ का नियम यहाँ पे सही मारते हैं। इससे मोटर से कोई संबंध नहीं होता है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देखिए, किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ का जो नियम है साथियों, इससे हम क्या जानते हैं, ये जो नियम होता है विद्युत सर्किट का जो विश्लेषण जो होता है उसमें उपयोग किया जाता है। मोटर के संचालन में इसका कोई भी काम नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे किरचॉफ का नियम भी यहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाता है, जो कि वोल्टेज नियम दिया गया, तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर क्यों कार्य नहीं करता है। आप सभी को मालूम है ट्रांसफार्मर एसी सप्लाई पे काम करता है। तो यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये डीसी पे काम क्यों नहीं करता है। तो देखिए, डीसी में क्या होता है, डीसी में कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो एसी पे कार्य करता है, डीसी में कोई भी परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनता है। इसी कारण ये जो काम करता है एसी पे काम करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीसी में धारा स्थिर होती है, तो सही बात है। ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज होता है वो प्रेरित होता है, और प्रेरित के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये बदलता भी रहता है। और ये किसके कारण होता है, तो चुंबकीय प्रभाव के कारण होता है। तो इसमें यहाँ पे डीसी में धारा क्या होती है, स्थिर होती है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन देगा कि ट्रांसफार्मर में कोर संतृप्त होता है, बिल्कुल सही है। ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डीसी सप्लाई देने से क्या होता है, कोर में अधिक करंट प्रवाहित होता है, और ट्रांसफार्मर को नुकसान भी नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन में जो आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। ए बी सी ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर का मुख्य कार्य क्या होता है। कम्यूटेटर के बारे में आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो कम्यूटेटर होता है साथियों, इसका कार्य होता है धारा की दिशा को परिवर्तित करना या परिवर्तन करना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, यहाँ पे जो डीसी मोटर होता है उसमें कम्यूटेटर होता है, और कम्यूटेटर का जो मुख्य कार्य होता है वो आर्मेचर में जो प्रवाहित धारा है उस धारा की दिशा को बदलना और लगातार क्या करना, रोटेट करना। इसका काम होता है, किसका, कम्यूटेटर का काम होता है। जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन में ए ऑप्शन ही देखने को मिलता है, सही ऑप्शन, धारा की दिशा को परिवर्तित करना। बी ऑप्शन देंगे कि वोल्टेज को बढ़ाना, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कम्यूटेटर का जो कार्य है वो वोल्टेज का बढ़ाना नहीं है। ये जो कार्य होता है वोल्टेज का बढ़ाने वाला काम, ये कार्य ट्रांसफार्मर में होता है। बाकी इसमें यहाँ पे कोई भी इसका काम नहीं होता है। और यहाँ पे दिया गया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो स्टेटर में और रोटर, इन दोनों के बीच में क्या होता है, इसके द्वारा इंडक्शन उत्पन्न होता है। तो कम्यूटेटर इसमें कोई भी यहाँ पे शामिल नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे हम गलत मारेंगे इसको भी। और डी ऑप्शन देंगे कि मोटर को ठंडा रखना। तो मोटर को ठंडा रखने के लिए यहाँ पे वेलिटेशन सिस्टम होता है, मतलब कि कूलिंग फैन होता है, उसका उपयोग किया जाता है, न कि कम्यूटेटर का उपयोग किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पर हमारा बी डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। हम यहाँ पे मारेंगे सही ऑप्शन ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस
मतलब कि हानि नहीं होती है। तो ट्रांसफार्मर में एक हानि नहीं होती है जिसको बोला जाता है घर्षण हानि। जी हाँ, फ्रिक्शन जो लॉस होता है ये ट्रांसफार्मर में नहीं देखने को मिलता है। बाकी यहाँ पे जो आयरन लॉस दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे ए ऑप्शन ही देखिए, तांबे की हानि मतलब कि यहाँ पे कॉपर लॉस दिया गया है और यहाँ पे आयरन लॉस दिया गया है। तो जो कॉपर लॉस होती है साथियों, ये जो हानि है ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में धारा प्रवाह के कारण होती है। ठीक है, मतलब ये हानि होती है, तांबा हानि होती है ट्रांसफार्मर में। आयरन लॉस भी होता है। जी हाँ साथियों, आयरन लॉस भी होता है और ये लॉस कहाँ पे होता है, तो चुंबकीय ये आपकी हानि होती है, जो कि ट्रांसफार्मर के जो लोहे का जो कोर होता है ये उसमें हानि देखने को मिलती है। और यहाँ पे घर्षण हानि जो कि फ्रिक्शन हानि है, तो ये जो हानि होती है ट्रांसफार्मर में नहीं होती है। और इसी चीज को पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉस नहीं होता है, तो फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, मतलब कि घर्षण लॉस नहीं होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अनुसार सही होगा। हालांकि यहाँ पर इसमें हानि के यहाँ पे केवल पूछा गया कि नहीं है, तो नहीं के कारण हम यहाँ पे घर्षण हानि मारेंगे। बाकी क्वेश्चन के अनुसार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ पे भंवर धारा हानि, तो भंवर धारा हानि के बारे में आपको मालूम ही होना चाहिए, जिसको हम इडे करंट लॉस बोलते हैं। तो ये जो होता है ट्रांसफार्मर के जो लोह कोर होता है उसमें ये हानि देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, हमेशा परिवर्तन भी होता रहता है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र इसमें होता है, तो उसके कारण यहाँ पे परिवर्तन भी होता रहता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। घर्षण हानि ट्रांसफार्मर में नहीं होती है, बाकी सभी हानियां होती है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि ट्रांसफार्मर में लोड बढ़ा दिया जाए तो ताम्र हानि अर्थात कॉपर लॉस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ट्रांसफार्मर में यदि आप लोड बढ़ा देते हैं तो उस समय आपको एक हानि ज्यादा देखने को मिलेगी, और उस हानि को बोला जाता है साथियों, जो कि यहाँ पे इस जो हानि होगी जो कि ताम्र हानि होगी, तो ये ताम्र हानि ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब कि आप समझ लीजिए, यदि आप लोड बढ़ा देते हैं तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होगी उसमें अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी। और जब अधिक धारा प्रवाहित होने लगेगी तो उसमें जो आपको आई स्क्वायर आर देखने को मिलता है, जो सूत्र होता है ताम्र हानि का, ये आपका ज्यादा देखने को मिलेगा। तो उस समय आप ज्यादा यहाँ पे कहेंगे, तो यहाँ पे दिया गया कि बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी मतलब कि ज्यादा हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। बाकी यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया कि घट जाएगी, तो ये गलत है। अब यहाँ पे घट जाएगी गलत क्यों है, तो देखिए, ये गलत इसलिए है कि लोड बढ़ाने पर धारा भी क्या होती है, बढ़ती है, तो इसमें हानि भी बढ़ती है, न कि यहाँ पे कम होती है। तो यहाँ पे घट है बोला, घट जाएगी बोला है, तो इसलिए यहाँ पे गलत है। और सी ऑप्शन यहाँ पे कहा जा रहा है अपरिवर्तित रहेगी, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि लोड बढ़ने के साथ ही हानि भी क्या होती है, परिवर्तन आपका होती रहती है, क्योंकि धारा में वृद्धि होगी। तो इस कारण ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देगा कि पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, मतलब कि इनका कहने का मतलब ये है ऑप्शन के अनुसार कि पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है। क्या हानि की बात किया जा रहा है कि पहले बढ़ जाती है और बाद में घट जाती है, तो ये भी गलत है, क्योंकि ताम्र हानि जो होती है वो धारा के वर्ग के क्या होती है, अनुपाती होती है, मतलब कि आई स्क्वायर आर के अनुपात में हमेशा क्या होती है, बढ़ती रहती है, न कि घटती बढ़ती है। तो ये आपका जो सही होता है ऑप्शन के अनुसार, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, न कि है पूछा जा रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी नियंत्रण है, ये जो होती है डीसी मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए सही तरीका नहीं होता है। और सही तरीका क्या होता है, सही तरीका होता है फील्ड फ्लक्स नियंत्रण करना, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण करना, प्रतिरोध नियंत्रण करना, ये सही तरीका होता है। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया है, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए, फील्ड फ्लक्स नियंत्रण करना। फील्ड फ्लक्स नियंत्रण करना ये जो है एक विधि है, और इस विधि में फील्ड करंट को बदलकर मोटर की गति को नियंत्रित किया जाता है। तो इस कारण यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, जो कि क्वेश्चन के अनुसार गलत है, लेकिन विधि के अनुसार क्या है, ये सही है। और यहाँ पे आर्मेचर वोल्टेज दिया गया है, तो ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि मोटर की गति को वोल्टेज बदलकर क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार गलत है, लेकिन नियंत्रण करने की जो विधि है ये भी सही है।
और यहाँ पे दिया गया प्रतिरोध नियंत्रण डी ऑप्शन। तो प्रतिरोध नियंत्रण डी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो आर्मेचर में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है उस आंतरिक प्रतिरोध को जोड़कर गति को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी एक विधि है, तो ये भी विधि सही है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है, मतलब कि कौन सा तरीका सही नहीं है। तो जो सही तरीका नहीं है वो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी नियंत्रण, सप्लाई फ्रीक्वेंसी नियंत्रण। क्योंकि साथियों ये जो केवल होता है एसी मोटरों में लागू होता है, डीसी मोटर की गति से इसका कोई भी यहाँ पे लेना देना नहीं है, और नियंत्रण गति बात ही छोड़ दीजिए। तो इसी कारण हम क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में पूछा जा रहा है यदि ट्रांसफार्मर का अनुपात 2 संबंधी 1 है, और यहाँ पे देखिए यदि लास्ट में यहाँ पे 1 दिया गया है तो प्राइमरी जो इसका यहाँ पर है ज़्यादा है और सेकेंडरी कम है, मतलब कि ज़्यादा ले रहा है और कम क्या रहा है, दे रहा है। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा, इससे समझ लीजिएगा। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्राथमिक वोल्टेज 440 वोल्ट है, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सवाल है साथियों। तो चलिए सवाल को लगाते भी हैं। तो यहाँ पर देखिए हमको एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, और ये सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी एस बराबर वी पी अपान क्या, टर्न्स रेशियो। मतलब कि यहाँ पे जो आपका दिया गया है वी एस का मान कितना दिया गया है, 440 वोल्ट यहाँ पे दिया गया है। और वीपी का मान कितना दिया गया है, तो वीपी का मान साथियों हमको यहाँ पे जो यहाँ पे दिया गया है वीपी का मान दिया गया 440 वोल्ट, ना कि वीएस का दिया गया। वीएस का भी मान हमको निकालना पड़ेगा। तो वीएस का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वीएस बराबर वीपी अपान टर्न रेशियो करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे वीएस को आप बाहर निकालते हैं तो ये आपका वीएस बराबर क्या हो जाएगा, वीएस बराबर 400। वीपी का मान कितना दिया गया, 440 वोल्ट दिया गया है। और यहाँ पे टर्न रेशियो कितना दिया गया है, 2 संबंधी 1 है, मतलब कि हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आपका गुणे नहीं रहेगा साथियों, बटे में रहेगा, ठीक है, बटे में रहेगा। ये 2 हो जाएगा। अब इसको देखिए तो ये आपका 220 हो जाएगा। तो ये 220 किसका मान आया, तो वीएस का मान आया। वीएस का मतलब क्या, द्वितीयक वोल्टेज का मान आया। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका द्वितीयक वोल्टेज का जो सही आंसर दिया गया है वो आपका 220 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा सही हो जाता है ए ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस आपको सूत्र याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। वीपी का मतलब प्राथमिक वोल्टेज, ध्यान रखिएगा, और वीएस का मतलब द्वितीयक वोल्टेज। कंफर्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 में साथियों पूछा जा रहा है डीसी मोटर की अधिकतम टार्क उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति आवश्यक है। स्थिति की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आर्मेचर करंट का अधिक होना चाहिए। तो आर्मेचर करंट का अधिक होना चाहिए, ये भी आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार देखें तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि साथियों आर्मेचर करंट का अधिक होना चाहिए, मतलब कि ये आवश्यक है लेकिन ये आपका पर्याप्त नहीं है, कह सकते हैं कि ये पर्याप्त नहीं है। तो इसी कारण हमारा ये गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे जो सही दिया गया वो सी ऑप्शन दिया गया कि आर्मेचर, दोनों आर्मेचर करंट और फील्ड करंट अधिक होना चाहिए। बिल्कुल दोनों आर्मेचर करंट और फील्ड करंट अधिक होना चाहिए। यहाँ पर हम इसको सही मारेंगे। सही क्यों मारेंगे, इसके पीछे भी कारण है। कारण ये है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि आर्मेचर करंट और फील्ड करंट अधिक होना चाहिए, मतलब कि टार्क इन दोनों कारकों पर निर्भर करेगा और करता भी है। तो यहाँ पे हम मारेंगे इसी कारण ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे छोटा है लेकिन आप वीडियो को स्टॉप करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में बैक ईएमएफ क्यों उत्पन्न होती है, मतलब बैक ईएमएफ उत्पन्न होने का कारण क्या है। तो बैक ईएमएफ जो उत्पन्न होता है वो मोटर के आर्मेचर के गति के कारण उत्पन्न होता है। किसके कारण, मोटर के आर्मेचर के गति के कारण। ऑप्शन में भी यहाँ पे दिया गया है, ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि मोटर को सुरक्षा देने के लिए। तो सुरक्षा देने के लिए तो यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है वो मोटर को नियंत्रित करने में मदद करता है, लेकिन यह सुरक्षा के मायने से कोई भी यहाँ पे इसका लेना देना नहीं होता है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ए ऑप्शन, बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन दिया गया ओवरलोडिंग रोकने के लिए। तो ओवरलोडिंग से संबंध इसका कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है ओवरलोडिंग को नियंत्रित नहीं करता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका ये सबसे बड़ा कारण है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी मोटर के आर्मेचर की गति के कारण। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं।
अगला सवाल है सवाल नंबर 13, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि अर्थात ईडे करंट लॉस को कैसे कम किया जाता है। ईडे करंट लॉस को यहाँ पे कम करने की बात कर रहे हैं, तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज मोटर का उपयोग करेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, यहाँ पे साथियों कम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें जो सीट होती है जो कि लेमिनेटेड जो सीट होती है उसका आप उपयोग कर सकते हैं, जो पतली पतली लेमिनेटेड सीट होती है उसका उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन में आपका कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका सी ऑप्शन दिया गया है, पतली लेमिनेटेड सीट का उपयोग करके। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ए ऑप्शन दिया गया कि कोर को आयरन की जगह तांबे से बनाकर, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि तांबे का उपयोग जो आप कर सकते हैं कोर में नहीं कर सकते हैं, बल्कि वाइंडिंग में आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन आप कोर में नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे दिए गए उच्च प्रतिरोध सामग्री का उपयोग करके, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका जो उच्च प्रतिरोध सामग्री है ये आपका मदद तो कर सकता है, लेकिन भंवर धारा हानि को कम नहीं कर सकता है। तो ये भी तरीका क्या है, बिल्कुल गलत है। जो सही तरीका है वो है पतली लेमिनेटेड सीट का उपयोग करके आप इसको हानि को कम कर सकते हैं। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है इसमें। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर का कौन सा प्रकार उच्च स्टार्टिंग प्रदान करता है। तो जो उच्च स्टार्टिंग प्राप्त करने वाला मोटर है, शायद मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में भी इसके बारे में जानकारी दिया था। तो इसमें आपका होता है सीरीज मोटर, जो कि इसका जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो काफ़ी हाई होता है। हाई के कहने का मतलब उच्च होता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, सीरीज मोटर। क्लियर हो गया साथियों, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये जो मोटर होता है आर्मेचर और फील्ड करंट एक ही होता है, जिससे ये क्या होता है, इसका उच्च टार्क देखने को मिलता है या टार्क उत्पन्न होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर में एक्साइटिंग करंट अर्थात एग्जिटिंग करंट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो मुख्य कार्य इसका पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य होता है और कोई भी काम नहीं होता है। बाकी ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया कि कोर लॉस को कम करता है, तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो एक्साइटिंग जो करंट होता है वो कोर लॉस को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग प्राथमिक कार्य के लिए नहीं किया जा सकता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर बी मारेंगे, चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। बी ऑप्शन साथियों हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों, जो कि यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना इसका मुख्य कार्य ये है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है, क्योंकि जो एक्साइटिंग जो करंट होता है वो ट्रांसफार्मर के चुंबकीय क्षेत्र को बनाने में मदद करता है, मतलब कि बनाए रखने में मदद करता है। इसी कारण हमारा जो सही होता है वो बी ऑप्शन सही हो जाता है। क्लियर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को, जिसमें यहाँ पे साथियों पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का दक्षता प्रतिशत अर्थात इफिशियंसी जो परसेंटेज होती है वो आमतौर पे कितना होता है। तो परसेंटेज की बात किया जा रहा है वो भी ट्रांसफार्मर के केस में, तो ट्रांसफार्मर की केस में जब भी परसेंटेज की बात किया जाए तो 95 से कितना होता है, 95 से 98% होता है, ये आप देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया 40 से 50%, तो ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है इतना कम नहीं होती है, इसी कारण हम यहाँ पे इसको गलत मारेंगे। 60 से 70 दिया गया, तो ये भी जो है बहुत ही कम दक्षता है, तो इसके कारण भी ये गलत है। और यहाँ पे 80 से 90 दिया गया है, तो यहाँ पे इसको अच्छा कह सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि इसके यहाँ पे इससे भी यहाँ पर जो होता है ये ज़्यादा माना जाता है। तो 95 से 98 जो होता है ये ट्रांसफार्मर के यहाँ पर लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो घूर्ण भाग होता है वो नहीं होता है, मतलब कोई भी उसमें भाग आपको देखने को मिलेगा वो घूमने वाला नहीं देखने को मिलेगा। तो इसमें जो होगा बहुत ही कम हानि होगी, और यदि हानि कम होगी तो इसकी दक्षता भी अधिक होगी। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे 95 से 98%। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में कौन सा भाग विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मतलब कौन सा भाग है, स्टेटर है, कम्यूटेटर है, या आर्मेचर है, या ब्रश है, इसमें से कौन सा पार्ट है। तो इसमें आपका आर्मेचर सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया स्टेटर। तो ये जो स्टेटर होता है एक अस्थायी भाग होता है, कोई घूमने वाला भाग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, और ना ही ये ऊर्जा उत्पन्न करता है। हालांकि आपको बता दें ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है अर्थात प्रदान करता है, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन ये जो होता है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है, ये स्टेटर का अलग कार्य होता है। और जो यहाँ पे कम्यूटेटर दिया गया है
ये जो कम्यूटेटर होता है ये दिशा को बदलता है, मतलब कि धारा की दिशा को बदलता है, लेकिन ऊर्जा रूपांतरण का इसका कार्य कोई भी नहीं होता है। तो इस कारण ये भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन देंगे आर्मेचर, तो आर्मेचर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि ये घूमने वाला भाग है जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डी ऑप्शन दिया गया ब्रश, तो साथियों ये जो ब्रश होता है केवल ये संपर्क के लिए होता है, कोई इसमें यहाँ पे घूमने वाला भाग ना कोई यहाँ पे ऊर्जा को रूपांतरण करने वाला भाग, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये केवल यहाँ पे अटैच होता है, जुड़ा होता है, एक तरह से कह सकते हैं कि लिंक होता है। तो हम यहाँ पे जो सही मारेंगे वो ऑप्शन नंबर सी मारेंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 18 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि जब ट्रांसफार्मर नो लोड पे कार्य करता है तो कौन सी धारा प्रवाहित होती है। यदि नो लोड की बात करें तो नो लोड पे इसमें आपको देखने को मिलेगा एक्साइटिंग करंट। जी हाँ, एक्साइटिंग करंट आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी। एक्साइटिंग करंट आपको कैसे देखने को मिलेगा, चलिए मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, जब भी ट्रांसफार्मर नो लोड पर होता है या नो लोड पर चलता है तो वो जो होता है उसमें करंट प्रवाहित होता है। ठीक है, करंट प्रवाहित होता है और करंट प्रवाहित होने के कारण क्या होता है, उसमें कोर होता है तो कोर में चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। और वही चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्साइटिंग करंट इसमें प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 19 को देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर में स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। यदि आप टार्क को बढ़ाना चाहते हैं तो उस समय आपको फील्ड करंट जो होगा उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, यदि आप फील्ड करंट को बढ़ाते हैं तभी आपका स्टार्टिंग टार्क भी अधिक होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। स्टार्टिंग टार्क बढ़ाने का मतलब यह है कि उसमें धारा प्रवाहित आपको करना ही करना है। बिना धारा प्रवाहित के आप टार्क को यहाँ पे जो है ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और ये निर्भर भी करता है, सूत्र के अनुसार भी आप चलेंगे तो सूत्र में भी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि टी बराबर फाई गुणे आई ए। तो ये ध्यान रखिएगा, जब तक आप धारा को यहाँ पे साथियों बढ़ाएंगे नहीं तो तब तक आपको स्टार्टिंग टार्क जो है बढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर भी देख सकते हैं, फील्ड करंट बढ़ाया जाए, ये आपका जो सही हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। बाकी यहाँ पे ए ऑप्शन देंगे कि आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाया जाए। ए ऑप्शन में देखिए, पढ़िए यहाँ पे लिखा गया है आर्मेचर वोल्टेज को बढ़ाया जाए। तो वोल्टेज यदि बढ़ाते हैं तो मोटर की गति को भी यहाँ पे प्रभावित करेगा। और मोटर को गति को प्रभावित करेगा तो इसमें जो होगा यहाँ पे टार्क से कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं होगा, मतलब टार्क से इसका संबंध ही नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन में कहा जा रहा है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी को बढ़ाई जाती है। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी जो होती है ये डीसी मोटर से संबंधित है। तो डीसी मोटर में फ्रीक्वेंसी का कोई भी प्रभाव नहीं होता है। रीजन ये है कि इसमें एसी सिस्टम होता है, न कि यहाँ पे हम डीसी मोटर के यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो इसलिए कारण यहाँ पे सप्लाई फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इसी कारण हमारा ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। और डी ऑप्शन देंगे कि मोटर को तेज गति से घुमाया जाए। तो मोटर को यदि आप तेज गति से घुमाते हैं तो टार्क गति पे नहीं बल्कि वो धारा और चुंबकीय जो क्षेत्र है उस पर प्रभाव डालेगा, लेकिन टार्क पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसी कारण ये हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन आपको बी में देखने को मिलता है कि फील्ड करंट बढ़ाते हैं तो उस समय जो स्टार्टिंग टार्क है वो भी बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं सवाल नंबर 20 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग के बीच मुख्य रूप से कौन सा कनेक्शन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनेक्शन की बात करें तो इसमें चुंबकीय जो यहाँ पे युग्मन होता है उसका यहाँ पे होता है। चुंबकीय युग्मन कहने का मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय फ्लक्स के माध्यम से जो वाइंडिंग होती है वो उस वाइंडिंग से दूसरे वाइंडिंग में ट्रांसफर करता है। तो एक तरह से क्या कर सकते हैं कि युग्मन होता है, कपलिंग जिसको बोला जाता है, ये कपलिंग होता है। तो चुंबकीय कपलिंग होता है। और यहाँ पे सही ऑप्शन आपका कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन दिए गए चुंबकीय युग्मन। बी ऑप्शन आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी और भी ऑप्शन आपको दिए गए जैसे यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे कि प्रत्यक्ष विद्युत संपर्क। तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग एक दूसरे से क्या होती है, इलेक्ट्रिक अलग होती है, तो इसमें यहाँ पे संपर्क की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पे इसी कारण हमारा ए गलत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगले सवाल को। सवाल नंबर 21 को, इसमें पूछा जा रहा है कि डीसी मोटर की गति नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। जैसे कि फील्ड वोल्टेज नियंत्रण, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण, कम्यूटेटर
एडजस्टमेंट और यहाँ पे दिए गए गियर बदलकर गति नियंत्रित करना। तो इसमें जो आपका सही हो जाता है वो साथियों ऑप्शन में आपका सही होता है बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। क्योंकि साथियों डीसी मोटर की गति जो होती है वो सीधे वोल्टेज पे निर्भर करती है, इसलिए सबसे यहाँ पे प्रभावी विधि इसी को माना जाता है, आर्मेचर वोल्टेज नियंत्रण। बाकी आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर ए ऑप्शन भी दिया गया, फील्ड वोल्टेज नियंत्रण। तो ये जो होता है फील्ड वोल्टेज नियंत्रण, ये गति को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन कह सकते हैं कि प्रभावी नहीं कर सकता, इस पे कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। तो इसी कारण यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है कि कम्यूटेटर एडजस्टमेंट, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि साथियों जो कम्यूटेटर होता है वो केवल धारा की दिशा को बदलता है, गति से इसका कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो इस कारण यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन देखिए गियर बदल कर। तो साथियों यांत्रिक जो नियंत्रण होता है उसमें तरीका आप देखेंगे तो यहाँ पे यांत्रिक जो नियंत्रण का तरीका है वो अलग होता है, लेकिन मोटर की यांत्रिक गति को नियंत्रित आप नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि डी ऑप्शन भी क्या है, गलत है। तो हम यहाँ पे मारेंगे सही ऑप्शन, जो सही नियंत्रण विधि है वो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। शायद मैंने आपको बता दूं, यहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर किए जो कि अगली वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। यदि आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो अगली वीडियो में और भी क्वेश्चन बढ़ा देंगे। और जानकारी आपको पसंद आई होगी तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और वीडियो के नीचे आपको एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे भी जरूर दबाइएगा।